जब किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के कण चिपक जाते तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं और वह पदार्थ जो सतह से चिपक जाता है उस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। जब अधिशोषक ठोस अवस्था में होता है और इसकी सतह पर गैस का अधिशोषण होता है, गैस के कण इसकी सतह से चिपक जाते हैं, तो ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। और ये कारक अधिशोषण को बढ़ा सकते हैं, अधिशोषण को घटा सकते हैं, अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों को समझना चाहते हो तो वीडियो ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात को समझना है। हमें समझना है कि अधिशोषण की मात्रा क्या होती है। मान लो इस ठोस पदार्थ की मात्रा, इस पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम है और इसकी सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा x ग्राम मान लेते हैं। तो इन दोनों का अनुपात अधिशोषण की मात्रा कहलाता है। x/m अधिशोषण की मात्रा होती। जब सतह पर गैस की मात्रा बढ़ती, x का मान बढ़ता है तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती। x/m अधिशोषण की मात्रा होती। इस मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी कारकों को हमें समझना है। सबसे पहला कारक जो अधिशोषण को प्रभावित करता है, गैस की प्रकृति। अलग अलग गैसों की प्रकृति अलग अलग होती है तो उनके अधिशोषण की मात्रा भी अलग अलग होती है। किसी गैस का अधिशोषण अधिक होता है तो किसी गैस का अधिशोषण कम होता है। प्रकृति का मतलब है गैस के गुण। वे सभी गैसें जिनका सरलता से द्रवीकरण होता है, मतलब वे सभी गैसें जो सरलता से द्रव में बदल जाती, उनका ठोस की सतह पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। जैसे SO2, CO2, NH3, HCl गैस। इन गैसों का सरलता से द्रवीकरण होता है तो ठोस की सतह पर इनका अधिशोषण अधिक होता है। गैस को द्रव में कैसे बदलते हैं? यहां पर एक कंटेनर है, एक पात्र है, पात्र में ठोस अधिशोषक को रखते हैं। पात्र में गैस भर देते हैं और पात्र में एक पिस्टन लगा देते हैं। ठोस अधिशोषक, गैस और पिस्टन। पिस्टन आपने देखा होगा, साइकिल में हवा भरने का जो पंप होता है, उस पंप में पिस्टन लगा होता है। उस पिस्टन को हम ऊपर नीचे करते हैं, गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस पाइप से निकलती, साइकिल के टायर फूल जाते हैं। वैसा ही पिस्टन इस पात्र में लगा होता है। पिस्टन को नीचे की ओर दबाते, मतलब पिस्टन पर दाब लगाते, पिस्टन धीरे धीरे नीचे की ओर गति करता है
गैस के कणों पर पिस्टन के द्वारा दाब लगता है। जब किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस के कण पास पास आ जाते हैं। द्रव अवस्था में क्या होता है? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होता है तो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे के समीप होते हैं। कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। गैस अवस्था में क्या होता है? गैस अवस्था में कण एक दूसरे से दूर होते हैं। कणों के बीच में बहुत अधिक दूरी होती है। और आकर्षण बल, कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसे नगण्य माना जाता है। तो जब गैस पर दाब लगाते हैं, गैस के कण पास पास आ जाते हैं, इतना अधिक पास आ जाते हैं कि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। और यह बल द्रव के कणों के बीच लगने वाले बल के समान हो जाता है। मतलब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती। और इसी आकर्षण बल के कारण गैस के कण ठोस की सतह से अधिक आकर्षित होते हैं और ठोस की सतह से चिपक जाते हैं। जब ठोस की सतह और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करते हैं, दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल कार्य करते हैं, तो इसे भौतिक अधिशोषण या वांडर वाल अधिशोषण कहते हैं। इन गैसों को दाब लगाकर सरलता से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। इस कारण इन गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण अधिक होता है। परंतु जब हम बात करते हैं H2O2 N2 इन गैसों की बात करते हैं, तो इन गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण कम होता है। दाब लगाकर इन गैसों को सरलता से द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते, इस कारण इनका अधिशोषण कम होता है। हम यहाँ पर भौतिक अधिशोषण की बात कर रहे हैं। इन गैसों का ठोस की सतह पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है और इन गैसों का ठोस की सतह पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है? जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उन गैसों को सरलता से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, उनका अधिशोषण अधिक होगा। और इन सभी गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, परंतु इन गैसों का क्रांतिक ताप बहुत कम होता है, तो इन गैसों को सरलता से द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। चलिए क्रांतिक ताप को समझते हैं। क्रांतिक ताप क्या होता है, इसे समझना चाहते हो तो मेरी बातों पर ध्यान देना। यहाँ पर कुछ गैसों के क्रांतिक ताप लिखे हुए हैं और ये सभी क्रांतिक ताप केल्विन में। क्रांतिक ताप को TC से प्रदर्शित करते हैं। SO2 गैस का क्रांतिक ताप 430 केल्विन है। हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप 33 केल्विन है। आप चाहे तो केल्विन ताप को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हो। जब डिग्री सेल्सियस ताप में 273 जोड़ते हैं तो केल्विन ताप प्राप्त होता है। सेल्सियस वाला ताप प्राप्त करना है तो 273 को केल्विन में से माइनस कर देते हैं तो सेल्सियस प्राप्त हो जाता है। और सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन प्राप्त हो जाता है। वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते उसे क्रांतिक ताप कहते हैं।
क्रांतिक ताप या क्रांतिक ताप से कम ताप पर गैस को दाब लगाकर सरलता से द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर आप कितना ही दाब लगा लो, गैस द्रव में परिवर्तित नहीं होती। गैस को द्रव में परिवर्तित करना चाहते हो तो गैस का ताप उसके क्रांतिक ताप के बराबर होना चाहिए या क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। SO2 गैस का क्रांतिक ताप 430 केल्विन है और इसे कम ताप पर गैस को द्रव में परिवर्तित करना आसान है, परंतु 430 केल्विन से अधिक ताप पर इस गैस को सरलता से द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। सामान्यतः कमरे का ताप, प्रयोगशाला के कमरे का ताप या वातावरण का ताप गैस के क्रांतिक ताप से कम होता है। जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उन गैसों को सरलता से दाब लगाकर द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि जिस कमरे में हम गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं उस कमरे का ताप उस गैस के क्रांतिक ताप से तो कम होता है, परंतु वे सभी गैसें जिनका क्रांतिक ताप कम होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप बहुत कम है, 33 केल्विन। कमरे का मानक ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 273 जोड़ देते हैं तो यह ताप 298 केल्विन होता है। इसे हम मानक ताप या रूम टेम्परेचर बोलते हैं, कक्ष ताप। हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप बहुत कम है और अगर हम हाइड्रोजन गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो गैस सरलता से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, चाहे आप कितना भी दाब लगाओ, क्योंकि कमरे का ताप हाइड्रोजन गैस के क्रांतिक ताप से अधिक है और क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर गैस को द्रव में परिवर्तित करना आसान नहीं होता। वे सभी गैसें जिनका क्रांतिक ताप कम होता है उनको सरलता से द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते और ऐसी गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण बहुत कम होता है, परंतु वे सभी गैसें जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है उन गैसों को सरलता से द्रव में परिवर्तित कर सकते, क्योंकि इनके क्रांतिक ताप से कमरे का ताप कम होता है। इन गैसों का ठोस की सतह पर भौतिक अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। अगर यहाँ पर मैं इनके अधिशोषण का क्रम लिखता हूं तो क्रम इस प्रकार होता है। गैसों के अधिशोषण का घटता क्रम। क्रांतिक ताप अधिक है तो अधिशोषण अधिक होगा, क्रांतिक ताप कम है तो अधिशोषण कम होगा। ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण? भौतिक अधिशोषण। गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। क्रांतिक ताप अधिक होगा तो गैस का भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। ठोस की सतह पर गैस का भौतिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्रांतिक ताप अधिक होने पर भौतिक अधिशोषण अधिक होगा, परंतु क्रांतिक ताप रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता? भौतिक अधिशोषण तो क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? ठोस की सतह के साथ गैसें वान डर वाल आकर्षण बलों द्वारा जुड़ती।
सतह और गैस के कणों के बीच दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल कार्य करते हैं। ये बल दुर्बल होते हैं। तो जब गैस के कणों पर दाब लगाते तो गैस के कण पास पास आ जाते और सतह के साथ दुर्बल आकर्षण बलों द्वारा जुड़ जाते। परंतु रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता। रासायनिक अधिशोषण में ठोस की सतह के साथ गैस के कण प्रबल रासायनिक बंध बनाते। ये बंध प्रबल होते। ये बंध सामान्यतः सहसंयोजक बंध होते हैं और सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। इस तरह से बनने वाला बंध परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर कणों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रांतिक ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक बंध बनता है और रासायनिक बंध के निर्माण में कणों के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर भौतिक और रासायनिक अधिशोषण अधिक होते हैं। ठोस की सतह का क्षेत्रफल अधिक कैसे किया जाता है, इसे समझने के लिए एक और कारक समझते हैं। अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक को सक्रिय बनाने की विधियां कौन कौन सी है? अधिशोषक की सतह को खुरदरा बनाकर या अधिशोषक को बारीक पीस कर, मतलब अधिशोषक को पीस कर चूर्ण बनाने पर अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। अधिशोषक की सतह चिकनी सपाट होती, तो इस सतह पर गैस का अधिशोषण कम होता है। परंतु जब इस सतह को खुरदरा बनाते तो सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, गैस का अधिशोषण अधिक होता है। जब किसी ठोस अधिशोषक के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, बड़े टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल कम होता है। परंतु जब बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और सभी टुकड़ों की सतह का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, तो वह क्षेत्रफल बड़े टुकड़े की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। सभी कणों की सतह पर गैस का अधिशोषण होता है। और सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो गैस के अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होती है। एक और तरीका है, संरंध्र बनाकर जब किसी ठोस अधिशोषक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो उस अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है।
बाहरी सतह पर गैस का अधिशोषण होता है। छिद्रों की सतह पर गैस का अधिशोषण होता है, जैसे ब्रेड, स्पंज, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एक और तरीका है, पहले से अधिशोषित गैसों या शुद्धियों को हटाकर जब हम चारकोल को उपयोग में नहीं लेते तो उसकी सतह पर अनावश्यक रूप से वायुमंडलीय गैसों का अधिशोषण हो जाता है, वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों का अधिशोषण हो जाता है। अगर हम चारकोल की सतह पर पहले से अधिशोषित गैसों और अशुद्धियों को हटा देते, सतह को साफ कर देते, तो इस सतह पर किसी गैस का अधिक से अधिक अधिशोषण किया जा सकता है। और ये सभी तरीके अपनाने पर ठोस की सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, तो अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। इन विधियों के द्वारा अधिशोषक का सक्रियण किया जाता है, मतलब अधिशोषक को एक्टिवेट किया जाता है। ऐसे अधिशोषक को सक्रिय अधिशोषक या सक्रियत अधिशोषक कहते हैं, जैसे सक्रियत चारकोल। दोस्तों, दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर गैसों का ठोस की सतह पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल भौतिक अधिशोषण दाब से प्रभावित होता है। जब हम किसी ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण करते, भौतिक अधिशोषण करते, तो गैस पर दाब लगाते, दाब लगाने पर गैस के अणु पास पास आ जाते और सतह से चिपक जाते। तो इसका मतलब है कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधों का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और बंध निर्माण में संयोजकता इलेक्ट्रॉन भाग लेते। दाब लगाने पर गैस और ठोस की सतह के बीच रासायनिक बंध नहीं बनता। रासायनिक बंध तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। इस कारण रासायनिक अधिशोषण पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण करते, भौतिक अधिशोषण करते, तो तापमान कम होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए। कम ताप पर गैस पर दाब लगाकर ठोस की सतह पर गैस के भौतिक अधिशोषण को बढ़ा सकते। ताप अधिक होने पर क्या होता है? ताप अधिक होने का मतलब ऊष्मा ऊर्जा अधिक होना, और अधिक ऊष्मा ऊर्जा से क्या होता है? उस ऊर्जा को गैस के कण अवशोषित कर लेते हैं और वह ऊर्जा गैस के कणों की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और ये कण तेजी से गति करने लगते हैं। दाब लगाने के बाद भी ये कण तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और जब तक कण गति करेगा ठोस की सतह पर नहीं टिकेगा। सीधी सी बात है, अगर गैस के कण की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है
तो वह एक स्थान पर नहीं टिक सकता, वह उस स्थान से हट जाएगा। तो ताप अधिक होने पर, दाब लगाने पर गैसों के भौतिक अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप कम होना चाहिए। कम ताप पर दाब लगाकर ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण को बढ़ा सकते हैं, और इसे हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। y अक्ष, x अक्ष, x अक्ष पर हम दाब के विभिन्न मान लिखते हैं। y अक्ष पर ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण की मात्रा को लिखते हैं। जब हम दाब बढ़ाते तो ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जब दाब का मान कम होता है तो गैस के अधिशोषण की मात्रा 1/m का मान भी कम होता है। जब दाब का मान बढ़ाते तो गैस के अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती। जब दाब का मान बहुत अधिक होता है तो इस स्थिति में दाब को संतृप्त दाब कहते हैं। मतलब जब दाब बढ़ाते हैं तो सतह पर गैस का अधिशोषण बढ़ता है, और अधिक दाब बढ़ाते हैं गैस का और अधिक अधिशोषण होता है। अंत में एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस की सतह गैस के अणुओं से संतृप्त हो जाती, गैस का और अधिक अधिशोषण नहीं होता। उस अवस्था में गैस पर लगने वाला दाब संतृप्त दाब कहलाता है, और संतृप्त अवस्था में ग्राफ इस एक अक्ष के समांतर होता है। मतलब इस अवस्था में दाब बढ़ाने पर गैस का अधिशोषण ना तो बढ़ता है और ना घटता है, स्थिर हो जाता है। इस संतृप्त अवस्था को हम साम्य अवस्था भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में आपने समझा था कि साम्य अवस्था क्या होती है। साम्य अवस्था में सतह पर गैस के अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है, ना तो बढ़ती है और ना घटती है, क्योंकि साम्य अवस्था में विशोषण की दर अधिशोषण की दर के बराबर हो जाती है। विशोषण का मतलब है सतह से गैस के अणुओं का अलग होना, और अधिशोषण का मतलब है सतह से गैस के अणुओं का जुड़ना। साम्य अवस्था में जितने अणु सतह से अलग होते हैं, 4 अणु सतह से अलग होते हैं, तो उसी समय 4 अणु सतह से चिपक जाते हैं। फिर सतह से 4 अणु अलग होते हैं, तो फिर नए 4 अणु सतह से चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है, इस सतह पर गैस के अधिशोषण की मात्रा ना तो बढ़ती और ना घटती, स्थिर हो जाती। x/m स्थिर हो जाता है, जिसे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, साम्य अवस्था में अधिशोषण रुकता नहीं है, होता रहता है, परंतु जितना अधिशोषण होता है उतना ही विशोषण भी होता है। दोनों साथ साथ बराबर मात्रा में होते हैं। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सतह पर गैस का अधिशोषण रुक गया, क्योंकि सतह पर गैस के अधिशोषण की मात्रा रुक जाती है। यह मात्रा ना तो बढ़ती है और ना घटती है, तो हमें अधिशोषण रुका हुआ प्रतीत होता है। ताप का प्रभाव। दोस्तों, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है। जब किसी ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण करते तो इसे, इधर देखो, इसे
इस तरह से लिखते हैं, अधिशोषण को इस तरह से लिखते हैं, ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण। और अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, मतलब अधिशोषण में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती। लाश अतेलिए का नाम तो आपने सुना होगा, 11वीं क्लास में इसे पढ़ा होगा। लाश अतेलिए के नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विपरीत अभिक्रिया होती, उल्टी अभिक्रिया होती। जब ठोस की सतह से गैस के कण चिपकते हैं तो आग्रह अभिक्रिया होती है, जिसे हम अधिशोषण कहते हैं। और ताप बढ़ाने पर उल्टा होता है, ठोस की सतह से गैस के कण अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रम विपरीत दिशा में होता है, मतलब विशोषण प्रारंभ हो जाता है। वह प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में चलता है उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इस ठोस की सतह पर गैस के कण अधिशोषित हैं और अधिशोषण में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती। ऊर्जा के निकलने के कारण ठोस की सतह की ऊर्जा कम हो जाती, इस तंत्र की ऊर्जा कम हो जाती, और जिस तंत्र की ऊर्जा कम होती वह स्थायी होता है। परंतु जब ताप बढ़ाते तो ताप बढ़ाने पर आप क्या करते हो, इसे गर्म करते हो, इसे ऊष्मा ऊर्जा देते हो। ऊर्जा निकलने पर गैस के कण सतह से चिपकते और आप क्या कर रहे हो, आप ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हो, तो गैस के कण सतह से नहीं चिपकेंगे। इस ऊष्मा ऊर्जा से गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती, कण सतह से अलग होकर भागने लगते हैं, विशोषण प्रारंभ हो जाता है। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। परंतु जब हम रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं तो ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण तीव्र गति से होता है और उसके बाद रासायनिक अधिशोषण कम होने लगता है। जब ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण करते हैं तो यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, इसमें भी ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती। तो आप बोलोगे कि सर ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण तीव्र गति से क्यों होता है? दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ लो। जब गैस ठोस की सतह पर अधिशोषित होती है तो रासायनिक अधिशोषण में दोनों के बीच रासायनिक बंध बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है, इनको अभिकारक मान लो तो इसे उत्पाद मान लो। यह अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभिकारक के अणुओं के बीच में रासायनिक बंध का निर्माण कैसे होता है? जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो टक्कर से पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया में होता है। परंतु कौन से अणु आपस में टकराते हैं? जिन अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, जो अणु सक्रिय होते हैं, वे अणु आपस में टकराते हैं। परंतु अभिकारक के सभी अणु सक्रिय नहीं होते। इन अणुओं को सक्रिय करना चाहते हो तो ताप बढ़ाना पड़ता है। जब ताप बढ़ाते हैं तो इन अणुओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, इन अणुओं की ऊर्जा अधिक हो जाती है और ये अणु सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होकर आपस में टकराते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, उत्पाद बनता है। तो प्रारंभ में क्या होता है? सक्रिय अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। इन अणुओं को सक्रिय करने के लिए ताप को बढ़ाना पड़ता है, इनको गर्म करना पड़ता है। ताप बढ़ाने पर अधिक से अधिक अणु सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण रासायनिक अधिशोषण तीव्र गति से होता है।
परंतु जब सभी अणु सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद हम ताप बढ़ाते हैं, तो रासायनिक अधिशोषण धीमी गति से होता है। जब सभी अणु सक्रिय हो जाते हैं तो उसके बाद ताप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती। प्रारंभ में अणुओं को सक्रिय करना पड़ता है, इसलिए ताप बढ़ाते हैं। परंतु जब सभी अणु सक्रिय हो जाते हैं तो उसके बाद ताप बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ये सभी अणु बोलते हैं कि हम तो सक्रिय हो चुके हैं, हम तो आपस में टकराएंगे, रासायनिक बंध बनाएंगे, हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, बाद में आप ताप बढ़ाते हो तो रासायनिक अधिशोषण धीमा हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में प्रारंभ हो सकती। जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो बंध निर्माण में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती, तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण धीमा हो जाता है। प्रारंभ में तीव्र गति से होता है और बाद में धीमा हो जाता है। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। एक्स अक्ष पर हम ताप लेते हैं और वाई अक्ष पर हम गैस के अधिशोषण की मात्रा को लेते हैं। इससे पहले वाले ग्राफ में हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने दाब को लिया था। जब दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच ग्राफ बनाते हैं तो हमने देखा था इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, और यह ग्राफ कम ताप पर होता है। कम ताप या स्थिर ताप पर होता है। और जब हम ताप और गैस के अधिशोषण की मात्रा के बीच ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, और यह ग्राफ स्थिर दाब पर होता है। दाब स्थिर होना चाहिए। यहाँ पर हमें दाब में परिवर्तन नहीं करना है, हमें केवल ताप में परिवर्तन करना है, तो दाब स्थिर होना चाहिए। जब तापमान कम होता है तो गैस के अधिशोषण की मात्रा कम होती है, और जब तापमान को हम बढ़ाते हैं, इस अक्ष पर हम आगे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, तो जब तापमान को बढ़ाते हैं तो गैस के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तापमान को और अधिक बढ़ाते हैं तो गैस के अधिशोषण की मात्रा इस बिंदु पर अधिकतम हो जाती है, और इसके बाद तापमान को बढ़ाते हैं तो गैस के अधिशोषण की मात्रा नीचे चली जाती है, कम होने लगती है। और अधिक ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा और अधिक कम हो जाती है। प्रारंभ में ग्राफ ऊपर जाता है और बाद में ग्राफ नीचे जाता है। मतलब प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती और बाद में घटती।